नहीं, प्रफुल्ल पटेल जी। डिप्टी चेयरमैन सर, धान की जो खरीद होती है एमएसपी पे होती है और मुझे खुशी है कि हर साल हमारी सरकार सीएसीपी के इनपुट्स को लेकर एमएसपी किसानों का धान, गेहूं और इत्यादि जो फसल है उस पर बढ़ाते जा रही है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ राज्य सरकार मोदी जी के विजन को देखते हुए कि किसानों की आय बढ़े, इसके लिए और भी प्रयास कर रही है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, हमारी महाराष्ट्र की सरकार जो एमएसपी के ऊपर प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपया हमारे किसानों को, धान काटने वाले किसानों को दे रही है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और सरकारें भी, खास करके हरियाणा में और सरकारें किसानों को मदद करने के लिए एमएसपी के उपरांत भी है जो मदद कर रही है, बहुत सराहनीय है। मैं बधाई देता हूं। सवाल आपका। और बोनस बोलते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, और मंत्री जी से मेरा एक ही सुझाव है कि जो राज्यों में एफसीआई के माध्यम से खरीद नहीं हो रही है, जो हमारे कुशवाहा जी ने भी पूछा कि आप वहाँ पर एफसीआई की खरीद नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक तो हम समझ सकते हैं कि मर्यादाएं हैं। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है कि गोडाउन कैपेसिटी कम है, तो उसके वजह से जो किसान से जो धान खरीदते हैं मीडिएटर, जो सोसाइटीज़, उसमें काफ़ी विलंब होता है और उन सोसाइटीज़ को घाटा, जो वेट का घाटा होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। उसके लिए अगर गोडाउन की फैसिलिटीज़ ज़्यादा एफसीआई क्रिएट करे, भले परचेज स्टेट करे, स्टेट की एजेंसी करे, तो इसके लिए मंत्री जी के पास कोई योजना है क्या? थैंक यू सर। जहां तक सवाल, एक तो बार बार ये प्रश्न पूछा गया कि लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और वो मीडिएटर आता है, ये तो जो खरगे साहब ने उठाया, मैं इतना क्लियर करना चाहता हूँ, एफसीआई जो खरीद करते हैं दैट विल बी द स्टेट एजेंसीज, और जो कुछ भी हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर में आएगा सब हम प्रोक्योर कर रहे हैं एज ऑन डेट। देयर इज नो इशू इन दैट। एंड स्टोरेज इज कंसर्न, यस, क्योंकि स्टेट में भी हमारा भी एमएसपी बहुत कंसिडरेबली बड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश का जो अभी कार्यभार संभालने के बाद हमारा एमएसपी बड़ी मात्रा में हमने इंक्रीज किया है, और इसी कारण धान और वीट दोनों, मीन्स गेहूं, दोनों हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर में आता है, उसके लिए हम खरीद रहे हैं। लेकिन मैं इतना अश्योर करता हूं, जो हम खरीदते हैं प्रोक्योरमेंट सेंटर में आता है। एक बार प्रोक्योरमेंट सेंटर से जब हम खरीदने का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं विद इन 2 or 3 days, immediately after that it will be directly credited to the accounts of the farmer. This is repeatedly I am telling. Second thing, as far as the storage is concerned, हमने स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलरली एंगेज कर रहे हैं। डीएफटी कंडक्टेड मीटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ to request the additional storage capacity of the state godowns. Storage capacity augmentation through the additional hiring FCI से कर रहे हैं। We had planned for coming years, I mean this year 78.60 LMT needs to be developed. उसमें already 22 LMT has already been hired. और shift in प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी हम कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन स्टोरेज इन मध्य प्रदेश में ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी है, उसको उपयोग करने के लिए हमने व्यवस्था ऑलरेडी शुरू किया है। और पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा स्टोरेज करने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार से बातचीत करके उधर व्यवस्था की है। और ज़्यादा जो हमारे पास आज के दिन में रईस है वो एथेनॉल के भी लिए दे रहे हैं, तो उधर हमारा 28 LMT जाएगा। और ओपन मार्केट में सेल्स का प्राइस भी मोदी जी के कालखंड में इट वाज 30
4 rupees. Now we have brought it down to 22.50 rupees per kg with the help of Honorable Finance Minister, and I thank her also. I thank Honorable Prime Minister also. Thank you. Now question number 18, Dr. Medha Visram Kulkarni. Question number 18, sir. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर धन्यवाद। मैं आदरणीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारामन मैडम का बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ। ये सवाल मेरा NSS 87 और NSS 92 के बारे में है, जहाँ डिपॉजिटर्स की जमा पूंजी पर ब्याज समाप्त होने के कारण वो इस जमा पूंजी को निकालना चाहते थे और इस जमा पूंजी को निकालते समय उनको टैक्स भरना अपेक्षित था, लेकिन बजट के घोषणा में माननीय निर्मला जी ने इस घोषणा में ये कहा कि इनको अभी जो डिपॉजिटर्स उनकी जमा पूंजी निकालना चाहे वो बिना टैक्स भरे वो जमा पूंजी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय जी का बहुत हृदय से मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ। हम जानते हैं कि योजनाएं पुरानी हो जाती है तो बदलना आवश्यक होता है और नई पर्याप्त योजना हो सकती है आने वाले समय में। सवाल जी, मेरा सवाल ये है कि इस योजना में NSS 87 और NSS 92 के इस योजना में एक बार ही साल में जमा पूंजी निकाल सकने का प्रावधान है। जिन बुजुर्ग नागरिकों ने जमा पूंजी 29 अगस्त के पहले निकाली थी, एक हिस्सा उसमें से निकाला था, क्या वो टैक्स भरे बिना उनकी उर्वरित रकम निकाल सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है। दूसरा उसमें नहीं, एक ही सवाल, दूसरा फिर मौका मिलेगा आपको। एक ही सवाल प्लीज। इसमें ही है, यही सवाल, इसमें ही एक सवाल है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि नया कानून क्या आया है। NSS का ब्याज समाप्त होने का मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग पोस्ट ऑफिस में एक ही साल में एक बार जाते हैं खाता अपडेट करने के लिए। तो क्या सरकार इसमें उनको अवेयर करने के लिए प्रयास करेगी, उन तक पहुंचने का प्रयास करेगी? धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जुलाई 2024 में नोटिफिकेशन के माध्यम से जब ब्याज खत्म किया गया था तो उस समय ही डाक विभाग और बैंकों को निर्देशित किया गया था कि उन्हें जमाकर्ता को इस योजना में परिवर्तन के विषय में अवगत कराना है। और जैसा कि 25-26 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि दिनांक 29 अगस्त 2024 के बाद की निकासी का कर मुक्त होगा। और सदस्य जो चिंता व्यक्त किया कि एक मुश्त निकालने के लिए, वो मैं सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में पूरा जमा राशि एक बार में वो निकाल सकते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, जो पेंशनर्स लंबी अवधि के लिए NSS पर निर्भर रहे हैं, क्या उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या विचार कर रही है, और क्या मंत्री महोदय उनके लिए जो कोई वैकल्पिक वित्तीय उपकरण और योजनाएं हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में कई छोटी बचत योजनाएं चल रही हैं जो निवेशकों को जोखिम मुक्त उच्च रिटर्न के रास्ते प्रदान करती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो 8.2 ब्याज दर वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना चल रही है, 7.5 दर वाली ब्याज वाली महिला बचत प्रमाण योजना चल रही है। ऐसे अनेक योजनाएं सरकार पहले से ही चला रही है। सुश्री सुष्मिता देव जी, थर्ड सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. Sir, small savings interest rate, I believe, are at its lowest. However, small savings play a very important role in our economy. I would like to ask the Honourable Minister through you, sir, that what measures is the government taking, if at all, to increase the entire volume of small savings in the economy? Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सभापति जी पहले ही बताया कि छोटी बचत योजना का तमाम पहले से स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें मैंने बताया कि
8.2% और 7.5% की योजनाएं और उससे भी और बेहतर योजनाएं भी चल रही हैं। सुश्री कविता पाटीदार, थर्ड सर। माननीय उपसभापति महोदय, समृद्धि सुकन्या योजना, महिला बचत प्रमाण पत्र योजना से देश में नारी सशक्तिकरण के साथ उनका आर्थिक मजबूतीकरण भी हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार मानती हूं। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूं कि योजनाओं से माता बहनों के कल्याण के लिए सरकार इस दिशा में और क्या प्रयास कर रही है। सभापति महोदय, सवाल तो ये एनएसएस का था, लेकिन माननीय सदस्य ने जो पूछा है, प्रधानमंत्री जी की सदैव शुरू से ये चिंता रही है कि समाज के सभी वर्गों की और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए उनको विशेष योगदान दिया जाए, चाहे एसएसजी ग्रुप के माध्यम से, सभी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाए। फिफ्थ सप्लीमेंट्री लास्ट डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। पर आरबीआई हमारे देश में 265 करोड़ बैंक खातों में 212 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, जिनमें 16 करोड़ करंट अकाउंट्स में 20 लाख करोड़ प्लस और 220 करोड़ सेविंग अकाउंट्स में कुछ 66 लाख करोड़ प्लस और 27 करोड़ टर्म डिपॉजिट में तकरीबन 12 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं। लेकिन कासा के नाम पर बैंक मुनाफाखोरी करते हैं और सेविंग अकाउंट्स पर सिर्फ 2 से 3% ब्याज देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। मतलब कि जो पैसा जमा करा रहे हैं हमारे